आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के ऑल बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए चैप्टर 1 है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। क्वेश्चन है पहला, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो शिक्षा क्षेत्र है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पे। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से। बिहार राज्य है कृषि प्रधान। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से कृषि क्षेत्र संबंधित है। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा था? सबसे पिछड़ा राज्य यानी बिहार है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू बिया इसे बिहार हमारा बीमारू राज्य हो जाएगा। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है और इनमें सब यानी सब। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। कब बना था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को। जिस देश का राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश विकसित होता है। क्या होता है? विकसित। देश में कितने आर्थिक विकसित है? 7 गो। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा भी है, लेकिन कर्नाटक नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है या उद्योग। इनमें में से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? क्वेश्चन तो ऊपर है, ये था कौन देश में? भारत में। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भाग में। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि, पशुपालन, खनन, सब। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 121 करोड़। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। ब्रूटलैंड आयोग संबंधित है किससे? सतत विकास से। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, यह कथन किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पहले टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना बना था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न से किसके द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलप्ड प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? पी का जी? सही नहीं याद है लेकिन इसको देख लीजिएगा। यूएनडीपी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र। किस आयोग कमेटी ने सतत पुष्टनीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? ब्रूटलैंड आयोग। चलिए अब चैप्टर 2 का क्वेश्चन आ गया। चैप्टर 2 का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय की जो व्यक्ति का आय है वो कैसा है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में गोवा का जी सबसे ज़्यादा गोवा का है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल 31 मार्च। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक? सबसे ज़्यादा पटना और सबसे कम शिवहर। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो विकसित, राष्ट्रीय आय अगर कम होगा तो अविकसित हो जाएगा। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? तो सबसे कम पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा गोवा का, सबसे कम बिहार। आंसर क्या आ जाएगा? बिहार। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? आयकर को। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है कितना? 25,494 रुपये। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। शक का आधार क्या है? विश्वास या भरोसा। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक वृद्धि का। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? रैगनर मार्क्स। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? रैगनर मार्क्स। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक गोवा का। अगला है, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? 2400 कैलोरी। पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? कौन लिखे थे? दादा भाई नौरोजी। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? मूल्य योग विधि के द्वारा। चलिए अब चैप्टर 3 आ गया। चैप्टर 3 का नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? हार्टले बिट्स। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा। इनमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? जमा। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? पत्र मुद्रा। साख का अर्थ क्या है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा। इनमें से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? बैंक ड्राफ्ट। इनमें से कौन प्लास्टिक मुद्रा है?
डेबिट कार्ड। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। स्वीडन का मुद्रा क्या है? कोरोना। टाका किस देश का मुद्रा है? टाका बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? 8 नवंबर 2016 ईस्वी को। अब है चैप्टर 4, हमारी वित्तीय संस्थाएं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुआ था? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। भारतीय मुद्रा प्रचलन में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? भूमि विकास बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी। इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्थान है? व्यावसायिक बैंक। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है कौन? प्रोफेसर मो यूनुस। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 14 गो। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन? महाजन। शेयर बाजार की नियामक संस्था है क्या है? सेबी, एसबीआई, सेबी। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? आयकर को। भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायत की वित्तीय संस्था के पुनरावलोकन हेतु। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? नाबार्ड। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? 1904 ईस्वी को। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं? प्रोफेसर मोइनुस, जो बांग्लादेश के थे। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ था कब? 1976 में। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पे काम करता है? जिला स्तर पे। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? 1919 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? 1975 में। निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? चालू जमा। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक।
चलिए अब चैप्टर 5 है रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार एवं सेवाएं आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन से, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है कृषि क्षेत्र में। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? महात्मा गांधी। नरेगा कितने दिन का रोजगार देने का गारंटी रखता है? 100 दिनों का। इनमें से कौन आर्थिक आधारों संरचना का घटक है? वित्त। मानव पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण सभी है। इनमें से कौन पीढ़ा राज्य है? बिहार। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? जीविकोपार्जन। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? मॉल सेवा। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? 100 दिनों के लिए। मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है? ज्ञान, कौशल, अनुभव सब है। जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई कब? 1989 ईस्वी में। इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? सहकारी क्षेत्र। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत सब। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? उपभोक्ता। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारों संरचना का अंग है? शिक्षा। मनरेगा शुरू हुई थी कौन सा राज्य से? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ना, सही है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवा क्षेत्र। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? आंध्र प्रदेश से। इनमें से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, यानी सी हो जाएगा आंसर। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? विनिर्माण क्षेत्र को। चलिए अब चैप्टर 6 है वैश्वीकरण। इसका पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? राष्ट्रीयकरण। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स भी है बहुराष्ट्रीय कंपनी, सैमसंग भी है, कोका कोला भी है, इनमें सभी। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? विश्व अर्थव्यवस्था से। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। इसकी स्थापना 1995 में। WTO जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पड़ता है जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 5 गो। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सबको। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। निम्नलिखित में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? टाटा।
WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1995 में। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, यानी सब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? विश्व बैंक, ISF, UNO, यानी सब हो जाए। इसमें से लगता है कोई नहीं है जी। चलिए आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है? विशेष आर्थिक क्षेत्र में। निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इन्फोसिस। चलिए चैप्टर 7 है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। अंतिम चैप्टर अब कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? 1986। खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए सॉरी सॉरी खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? एग मार्क। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? एग मार्क। उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? ₹1 नहीं। भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1993 ईस्वी में। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आंदोलन कब पारित किया गया? 2005 में। इसको बोलते हैं हम RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। कब हुआ था? 2005 ईस्वी। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? हॉलमार्क्स। सोना पे हॉलमार्क्स लगा ही रहता है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कर सकता है। 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम का रहा है तो कहाँ? राज्य आयोग में। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा। चलिए ख़त्म हो गया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कुछ गलती हो गया हो तो। बाकी फिर समय समय पे हम बिहार मैट्रिक परीक्षा का महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेंड करते हैं।